तो गुड इवनिंग सारा बच्चा ने क्या कहते थे सब। और बताओ कूलर के मारे पानी डाल रहे थे कोने टमाटे कूलर में पानी खानो से और पानी की बोतल पर मेरे लिए फ्रीज कमाने की गर्मी चालू हो गई तो इस चीज को थाने विशेष ध्यान रखना से। तो काल बच्चों आप बात कर लिया था प्रश्नावली 2.2 के बारे में गणित विषय कक्षा 8 की जिसमें पर 3-4 सवाल तो टेक गिरा था। अब आगे का सवाल आज आप देखा था। तो पहले आपका क्वेश्चन नंबर 3 लेवा था क्योंकि वो काल रे हो जो बड़ो लाइक तो ना आप बिल्कुल किया पहली पहलो दूसरो और चौथो क्वेश्चन आप कर चुके था। अब आप तीसरा क्वेश्चन कराना। तो तीसरा क्वेश्चन को मैंने काय दे मिले था आपने काय दे मिले तो तीसरा क्वेश्चन में एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार काय है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बेटा आधार 4/3 सेंटीमीटर है। क्या है 4/3 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है 4 से 2 बटे 15 सेंटीमीटर। तो उसकी बराबर भुजाओं के नाम याद कीजिए। ले भाई टावरो तो वो आपका क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिको आधार से 4/3 सेंटीमीटर और समद्विबाहु त्रिभुज को परिमाप करो है 4 से 2/15 सेंटीमीटर। तो बराबर हो जाओगी माप ज्ञात करो करा। तो पहली बार यह बताओ कि त्रिभुज के बारे में जानो जो भाई त्रिभुज काई हो छे कितना प्रकार का हो छे बताओ। तीन भुजाओं से घिरी बंधाकृति को त्रिभुज कहते हैं। वेरी गुड बच्चों तीन भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं कितने 3 और कोणों के आधार पर भी कितने होते हैं 3। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं 3 और कोणों के आधार पर 3। तो आज हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के बारे में पहले जानेंगे तभी आप ये सवाल कर पाओगे। और अगर आपको पहले से आता है तो और भी अच्छी बात है। बच्चों त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऐसा कैसा एक होता है बच्चों ऐसा और एक होगा ऐसा। बच्चों इन तीनों में अंतर क्या है। इन तीनों में अंतर यह है अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है ये भी 2 सेंटीमीटर ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का साइन है बच्चों जो मैंने लगाया है समबाहु त्रिभुज। कैसे शब्दों पे करो बच्चों शब्दों पे समबाहु सम यानी बराबर बाहु यानी भुजा ये वाली। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तीनों भुजाएं बराबर है क्या 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। आगे ना त्रिभुज की हमारे पास परिभाषा ये थी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। मतलब उसमें 3 भुजाएं होंगी और एक दूसरे को एक आकार के अनुसार बंद कर रही होगी है ना। एक चित्र बना रही होगी वो कैसा भी हो सकता है इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से। तो समबाहु त्रिभुज वो होगा जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी। इस त्रिभुज को हमने नाम दे दिया ए बी और सी। अगला है बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु सम का मतलब बराबर द्वि मतलब 2 द्वि होता है ना द्वि द्वि मतलब 2 बाहु मतलब भुजा। कहने का मतलब इसमें कितनी भुजाएं बराबर होंगी
दो भुजाएं, समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर की हो। दो भुजाएं जैसे एक तो ये और एक ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर और इसका मान 3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज को हमने नाम दे दिया बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सी। तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया और ये कौन सा हो गया? अभी तक बताया नहीं ना, अब बताएंगे। एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं ABC, नाम दे दिया। तीसरे त्रिभुज का नाम होगा विषमबाहु। कौन सा? विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो। विषम का मतलब अलग अलग, समान नहीं होना। विषम, वि यानी अलग अलग, सम यानी समान, यानी अलग अलग रूप से समान होना, यानी कि समान होना ही नहीं, अलग अलग होना। तो विषम बाहु, विषम बाहु मतलब तीनों भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी। जैसे इसका मान 2 सेंटीमीटर, इसका मान 3 सेंटीमीटर, इसका मान 4 सेंटीमीटर। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो, कैसा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। ABC एक त्रिभुज है जिसमें पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा यानी कि AB, BC और CA तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो और एक भुजा अलग हो, कैसा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजाएं, हमने त्रिभुज का नाम लिया A, B और C त्रिभुज माना है, उसमें हमने AC और CB इन दोनों का मान कितना लिया है? 4 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजाएं तो बराबर है और ये भुजा अलग है, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज है बच्चों विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। A, B और C मैंने एक त्रिभुज माना, उसकी भुजा 2 सेंटीमीटर, दूसरी 3 सेंटीमीटर, तीसरी 4 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों ये आपको पता होना जरूरी है कि समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज कैसा होता है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों अगर आप त्रिभुज के बारे में जानना चाहो तो। अब बच्चों हमें दिया गया है क्वेश्चन में एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो बच्चों हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है? दो भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा और ये भुजा क्या है? दोनों बराबर है। इसका मान A, इसका मान B और इसका मान C और ये भुजा क्या है? अलग है। जो ये समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है? आधार है और आधार का मान कितना है? 4/3 सेंटीमीटर। तो AB और AC तो क्या होगी? बराबर हो जाएंगी और BC क्या होगी? अलग होगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसने हमें दे रखा है कि दो भुजाएं कोई सी भी बराबर है, तो AB और AC दोनों क्या है? बराबर है और BC भुजा क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी और BC क्या है? हमारे लिए आधार है। तो कोई सा भी त्रिभुज हो, अगर त्रिभुज का हमें परिमाप ज्ञात करना हो, त्रिभुज का हमें परिमाप ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कर देते हैं। तो चलो करते हैं। पहली भुजा है AB, दूसरी भुजा है BC और तीसरी भुजा है CA। यही तो ना? AB, BC और CA तीन भुजाएं हैं। त्रिभुज का परिमाप हमें कितना दे रखा है? 4 से 2/15 सेंटीमीटर। तो 4 से 2/15 सेंटीमीटर को आप मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलो देखिए कितना आएगा? 15 चौका 60 है, 60 और 2 62 यानी कि 62/15। ये तो क्या आ गया? अब यहाँ त्रिभुज का परिमाप मैंने लिख रखा है, तो त्रिभुज का परिमाप लिख दूंगे यहाँ पे 62/15। अब AB प्लस BC प्लस CA। AB का मान हमें नहीं दे रखा है, AB जैसे भी ऐसे उतार लेंगे। BC का मान कितना दे रखा है? 4/3 सेंटीमीटर। CA का मान कुछ भी नहीं दे रखा, लेकिन हमारे पास एक शर्त है। क्या शर्त है? AB और AC क्या है? समान है क्या? AB और AC दोनों क्या है? समान है। अगर इसका मान 2 आएगा तो इसका मान भी 2 ही आएगा। तो क्या AB और AC को मैं बराबर नहीं कर सकता? जैसे AB बराबर AC, AB बराबर लिख सकता हूं ना मैं इसको ऐसे, AB बराबर AC ऐसे मैंने लिखा। तो इधर जैसे ये AC और CA, अगर मैं इसको उल्टा भी लिखता हूं ना तो भी बात वही होती है। या तो CA लिखो या AC लिखो, 2 गुणा 4 करो या 4 गुणा 2 करो, बात तो वही होनी है। 8 ही उत्तर आने हैं। तो AB बराबर AC, तो क्या मैं AC या फिर CA की जगह AB लिख दूं क्या? AB? या तो इस AB की जगह AC लिख दूं या फिर CA की जगह AB लिख दो, क्योंकि दो भुजाएं क्या करनी है? समान करनी है। तो 62/15 बराबर AB
प्लस 4/3 प्लस AB, ऐसे लिख दूं क्योंकि AC की जगह AB लिख सकता हूं ना। ऐसा लिखने से क्या है आपका उत्तर सही आएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब इसको हम आगे करते हैं। यहाँ पे 62/15 ऐसे की ऐसे AB प्लस AB, एक AB प्लस एक AB कितना AB हो गया 2AB प्लस 4/3। अब हमें अचर पद को, अब हमें चर पद का तो मान ज्ञात करना होता है, हमेशा करना होता है ना। तो हम क्या करेंगे 2AB को तो इधर पकड़ के रखेंगे, 62/15 उधर है ही। मैंने क्या किया है सिर्फ और सिर्फ इसको 180 डिग्री पे घुमा दिया, ये वाला इधर और ये वाला इधर पकड़ के बराबर को यूं घुमा दिया, तो इधर वाला इधर वाला इधर, तो 2AB बराबर 62/15 ऐसे ही ऐसे। और ये 4/3 है ना, अगर इधर प्लस का है तो उधर ले जाऊंगा तो किसमें हो जाएगा माइनस, यानी कि -4/3 है। तो 2AB बराबर 62/15 -4/3, इन दोनों का लोग तुम लो देंगे कितना आएगा 15 ही आएगा। 15 का 15 में एक बार गया 62, 3 का 15 में कितने बार गया 3 का भाग 5 बार गया ना, 5 चौके 20, कितना आ गया 62 - 20 42/15। 2AB का मान कितना आ गया 2AB का मान कितना आ गया 2AB बराबर 42/15। अब सिर्फ मुझे तो AB का मान ज्ञात करना है, तो 42/15 तो इजी जैसे कैसे था, अगर इधर गुणा में लगा हुआ है 2, उधर जाके किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो किसके साथ में लगेगा 15 के साथ में, 15 के साथ में लगेगा ना। तो AB बराबर 42/15 दूनी 30। तो इसको काटो, देखिए किसी से कट रहा है क्या ये 2 से काट रहे हैं, पहले कितनी बार गया 2 दूनी 4 2 एकम 2, यहाँ कितना आ गया 15। AB बराबर 21/15। अब ये फिर कटेगा, काटो देखिए 3 7 21 और 3 पंजे 15। AB का मान कितना आ गया 7/5। अगर AB का मान 7/5 है तो AC का मान भी कितना आएगा 7/5, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर थी। AB बराबर AC, अतः AB का मान 7/5 आ रहा है, तो AC का मान भी कितना आएगा 7/5। अब एक काम करते हैं, हम इसको जोड़ के देखते हैं, देखिए सही आ रहा है क्या। अगर इन तीनों भुजाओं का योग हम 4 से 2/15 ले आते हैं तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। करके देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। कितना आ रहा था उत्तर AB का मान कितना आ रहा था 7/5। AB का मान 7/5 आ रहा था, तो AC का मान भी 7/5 और BC का मान कितना था 4/3 सेंटीमीटर। और परिमाप कितना था 4 से 2/15 यानी 62/15। ये हमारे पास आना चाहिए। करते हैं, देखिए AB प्लस BC प्लस CA बराबर 7/5 प्लस 7/5 प्लस 4/3 है। इन तीनों का लघुत्तम लिया कितना आया, तीनों का लघुत्तम लिया कितना आया 5 5 और 5 3 का लघुत्तम कितना आया 15। करके देखना, एलसीएम वाली क्लास देख लेना, नहीं उसमें पता लग जाएगा आपको ये कैसे आया। 15 आया, 15 में 5 का भाग लगाया कितनी बार गया 3 बार, 3 गुणा 7 कितना हो गया 21। इधर भी 5 का भाग 15 में लगाया कितनी बार गया 3 बार, 3 गुणा 7 मतलब 21 प्लस का सिर्फ ऐसे की ऐसे। इधर 3 का भाग 15 में लगाया कितनी बार गया 5 बार गया ना, तो 5 चौके 20। इधर 16 करते हैं तो 21 और 20, 21 दूनी 42, 42 और 20 62। और यार ये तो हमारा उत्तर सही आ गया। इसका मतलब हमने AB, AC और BC का मान सही तरीके से ज्ञात कर लिया है। समद्विबाहु त्रिभुज में बच्चों करना क्या होता है, इसमें दो भुजाएं बराबर होती है, दो भुजाएं बराबर होती है, तो इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, कोई सी भी दो भुजाएं हमें बराबर माननी रहेगी। और जो हमारा आधार है, आधार हमें 4/3 सेंटीमीटर दे रखा था, परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर था। तो इसको ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मेट अगर हम अपनाएंगे
बच्चों आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन यहाँ हुआ होगा कि जैसे ए बी बी सी और सी है तो मैंने ए बी और ए सी का मान बराबर क्यों माना, क्योंकि बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज मान दो भुजाएं इसमें बराबर होगी किसी भी त्रिभुज में, तो वह समद्विबाहु हो जाएगा। उसमें दो भुजाएं हमें बराबर माननी थी, कोई सी भी दो भुजाएं, तो मैंने क्या किया, आधार तो उसने दे दिया 4/3 सेंटीमीटर, तो मुझे फिर मानना क्या रह गया, ए बी और ए सी ये दोनों भुजाएं मुझे बराबर माननी पड़ी। तो इसके लिए मैं ए बी और ए सी को बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, तो मैं ए बी की जगह ए सी भी काम में ले सकता हूँ, ए सी की जगह ए बी भी काम में ले सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये तीसरा सवाल हो गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, दो संख्याओं में अनुपात है 5:3, यदि इनका अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, पहली संख्या क्या मान लेंगे, माना पहली संख्या x तो मान लेंगे, लेकिन यहाँ अनुपात और लगा हुआ है, x तो हम मान लेंगे संख्या, लेकिन यहाँ अनुपात और लगा हुआ, तो हम इसको 5x को नहीं मानेंगे क्या, क्योंकि अनुपात से भी तो इसको गुणा करना पड़ेगा ना, तो इसको क्या मानेंगे हम, 5 गुणा x बराबर 5x। दूसरी संख्या 3 गुणा x बराबर 3x। यदि इनका अंतर 18 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका अंतर मतलब ये होगा कि बड़ी संख्या है ना उसमें से छोटी संख्या घटा रहा है ना, तभी तो अंतर निकालेंगे ना। भाई मैं आपको बोलूं कि समीक्षा और कुंदन की आयु का अंतर कितना है, तो आप क्या करोगे, आप जो बड़ा है ना पहले उसकी आयु देखोगे, कुंदन की आयु, जैसे मान लो कुंदन की आयु 10 वर्ष है और समीक्षा की आयु 8 वर्ष है, तो आप क्या करोगे अंतर निकालने के लिए, मैंने आपको कहा कि इनका अंतर 2 आ रहा है, तो बिल्कुल 2 आ रहा है, सही आ रहा है, क्योंकि कुंदन की आयु 10 वर्ष है और समीक्षा की आयु 8 वर्ष है। तो दोनों का अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, बड़ी वाली उम्र में से छोटी वाली उम्र को घटा देंगे, कितने वर्ष आ जाएंगे, 2 वर्ष। तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, पहली संख्या कौन सी है, 5x, मतलब ये संख्या बड़ी है किससे, 3x से, तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 18 है, 18 आ रहा है, तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे, तभी तो अंतर 18 आएगा ना। तो 5x माइनस 3x, इन दोनों का मान कितना आ रहा है, 18। बड़ी उम्र वाली छोटी उम्र वाली दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 18। तो माना पहली संख्या कितनी थी, 5x, दूसरी संख्या कितनी थी, 3x। बड़ी संख्या से में से छोटी संख्या घटा देंगे तो कितना अंतर आएगा, 18 आ गया। 5x में से 3x जाता है क्या, सजाती है, पता चला जाएगा, 5 में से 3 गया तो कितने बचे, 2, और x ऐसे भी ऐसे बराबर है 18। x का मान ज्ञात करने के लिए 2 का पक्षांतरण करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, भागफल में, ये गया, सॉरी भागफल में नहीं, भाग में, तो x बराबर 18/2, कितना मान आ गया x का, 9। अगर हमारे पास x का मान 9 आ गया है तो पहली संख्या कितनी आएगी, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों, बताओ कितनी आएगी, x का मान 9 आ गया, पहली संख्या कितनी थी, 5x, तो क्या करेंगे, 5 और गुणा में x का मान कितना है, 9, कितना आ गया, पहली संख्या कितनी आ गई, फिर दूसरी संख्या कितनी है, 3x, दूसरी संख्या है 3x, 3 गुणा 9 कितना आ गया, 27। सवाल में इसने कहा था कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, पहले करके देखते हैं, देखिए 5:3 में आ रहा है क्या, तो 45 पहली संख्या का अनुपात बटा दूसरी संख्या को, पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात, दोनों को अनुपात में लिखा ना, ये अनुपात का चिन्ह ये है, 45:27। इसको काटो, देखिए किसी संख्या से कट रहा है क्या, कट रहा है ना, कौन सी संख्या से कट रहा है, 9 पंजे 45 और 9 3, इसको सरल रूप में किया तो कितना आया, 5:3। पहली बात तो ये है कि दोनों संख्याओं का अनुपात कितना आ रहा है, 5:3, मतलब हमारा उत्तर सही है। और अगर वेरीफाई करना चाहते हो आप तो एक चीज और कर लो, यदि इनका अंतर कितना है, 18, अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर 18 आ रहा है तो भी हमारा उत्तर सही होगा। तो देखिए 45 में से क्या घटाना रहेगा, 27, पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटानी रहेगी, कितना बचेगा,
करके देखना बच्चों, 18 ही बचेगा। मतलब ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया। टिक लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, सारे मैं थोड़ी बता दूंगा, कुछ होमवर्क तो आपके लिए भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों में कह रखा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है? 51 है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक बच्चों वे होते हैं तो संख्या रेखाओं के दोनों तरफ चलते हैं, प्लस में भी होंगे और माइनस में भी होंगे, धनात्मक भी आएंगे और ऋणात्मक भी आएंगे, तो वे सारे पूर्णांक कहलाते हैं। तो अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाऊं तो क्या करना रहेगा इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में? 3 लगातार पूर्णांकों का योग। पहले तो 3 लगातार पूर्णांक लेने हैं। 3 लगातार पूर्णांक, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके समझाऊंगी। 3 लगातार पूर्णांक जैसे मैं मान लूं 2, 3 और 4, ऐसे मैं मान रहा हूं सिर्फ और सिर्फ, लेकिन हमें फिक्स पता नहीं है ना कि 2, 3 और 4 ही लेने हैं, फिक्स पता नहीं है ना, तो हम क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? x मान लेंगे। x मान लो, पहला पूर्णांक क्या हो गया? x हो गया। दूसरा पूर्णांक x प्लस 1। अरे बेटा x प्लस 1। 2, 3 और 4 हमने अभी पूर्णांक माने थे। 3 के सिवा 2 में एक जोड़ा तभी तो माना, फिर 4 के सिवा 3 में एक जोड़ा तभी तो माना, ऐसे। और 2 में 2 जोड़ूंगा तो भी तो 4 हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे? एक पूर्णांक मानेंगे x, दूसरा मानेंगे x प्लस 1, तीसरा मानेंगे x प्लस 2 करके बता देता हूं आपको। पहला क्वेश्चन नंबर 6 है 3 लगातार पूर्णांकों का योग। तीन लगातार पूर्णांकों का योग कितना है? 51 है। तो तीनों पूर्णांक, तीनों पूर्णांक बताइए। पहला पूर्णांक क्या है? माना पहला पूर्णांक क्या है? x है। दूसरा पूर्णांक क्या है? x दूसरा पूर्णांक है x प्लस। तीसरा पूर्णांक क्या है फिर? x + 2 x प्लस 2। सवाल में कहा क्या है इसने हमसे? सवाल में ये कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है? 51 है। 3 लगातार पूर्णांक हमने ले लिए हैं। पहला पूर्णांक x ले लिया, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2। लगातार तो है ना ये, जैसे x है फिर x में 1 जोड़ दिया, फिर x में 2 जोड़ दिया, तो 3 लगातार संख्या हो गई, ये पूर्णांक हो गया हमारे पास। तो x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इनका मान कितना है? 51। यही तो दिया ना। वो जो बात कहता है ना उसको हमें गणितीय रूप में लिखना होता है और कुछ नहीं। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और गणितीय रूप में लिखा और सवाल सोल्व है। घुमा फिरा के समीकरण बनानी होती है। समीकरण हमारे पास आ गई है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1, तीसरी संख्या x प्लस 2, तीनों को हमने जोड़ा, जोड़ दिया। सजाती को x कर लो। x और x कितना हो गया? 1x 2x और 3x हो गया ना। इधर कितना था? 1 और 2, ये टोटल मिलके कितना हो गया? बराबर 51। 3x को तो पकड़ के रख लेंगे रे, चर पता ना इसमें, इसकी टांग पकड़ के रखो। इधर कितना है? 51 है। इधर कितना आएगा? माइनस का 3। वेरी गुड है। 3x बराबर 51 में से 3 गए तो कितने बचे? 48। x का मान ज्ञात करेंगे तो 48 में किसका भाग लगाना रहेगा? क्योंकि 3 यहाँ गुणांक में है चर के, उधर ले जाएंगे तो भाग में लगेगा। 3 का भाग लगाया 48 में कितना आया? लगाओ। 3 एकम 3 और 3 चिक्की 18, तो x का मान कितना आ गया? 16। अगर x का मान 16 आ गया तो x प्लस 1 का मान कितना आएगा? 17। तो x प्लस 2 का मान कितना आएगा? 19, 18। अगर x का मान 16 आ रहा है, x प्लस 1 दूसरा पूर्णांक था ना, कितना आएगा? 16 प्लस भाई x का मान 16 आ रहा है ना, 16 में कितना जोड़ना रहेगा? कितना आएगा?
x प्लस 2 तीसरा पूर्णांक है, x का मान कितना है 16 है, 16 में कितने जोड़ेंगे कितना आएगा 18। तीनों को जोड़ के देखो, देखिए क्या बना रहा है, क्या 16 17 और 18 तीनों का मान 51। तो हमारा ये क्वेश्चन उत्तर दोनों सही है। स्क्रीनशॉट उठा लो। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग कितना है 888। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888। कल हमने एक सवाल किया था गुणजों से संबंधित ही किया था, कौन सा सवाल किया था, एक उदाहरण था हमारे पास। उदाहरण में हमें उसने दिया था कि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग कितना था 363। तो हमें उसने सवाल में उलझाया था और हमने क्या किया था, उसका उत्तर ज्ञात किया था। ऐसे वाला सवाल ये है, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888। तो गुणजों का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये क्वेश्चन करने के लिए उदाहरण नंबर 9 वो देखना रहेगा। उदाहरण नंबर 9 मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था। अगर किताब से समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो देख के सवाल को समझना, और क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर ज्ञात आप खुद करोगे। फिर भी नहीं होता आप तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं आपको इसका उत्तर बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रम से 2 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अरे भाई साहब, इससे इजी सवाल ही कोई नहीं है, तुम्हें सिर्फ पढ़ने की देरी देती है। मैं इस सवाल को लिख लेता हूं एक बार, आप रुको। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर 2 3 और 4 क्रमशः लगाएंगे। क्रमशः का अर्थ जानते हो बच्चों? क्रमशः का अर्थ क्या होता है? क्रमशः का अर्थ क्या होता है? क्या होता है क्रमशः का अर्थ? क्रमशः 2 3 और 4 से गुणा करके योग करने पर कितना प्राप्त हुआ है? 888। अरे बेटा 74, वो तो 7 का सवाल था। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर क्रमशः 2 3 व 4 से गुणा करके योग करने पर 74 प्राप्त होता है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पहला काम क्या है अपना, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेंगे। तो 3 लगातार पूर्णांक अभी जैसे छठवां सवाल किया था वैसे वाला ही ये है, सिर्फ क्या करवा रहा है इसमें 2 3 4 से गुणा और करवा रहा है। तो 3 लगातार पूर्णांक, पहला पूर्णांक हमने क्या माना, पहला पूर्णांक हमने माना x, क्या क्या बता दिया, x plus 2, x plus 3, x plus 2 क्यों होगा, पहले x plus 1 नहीं आएगा, x plus 1, पहला पूर्णांक है हमारे पास x, दूसरा पूर्णांक क्या है, दूसरा पूर्णांक x प्लस, और तीसरा पूर्णांक x plus 2, x प्लस 2। पहला पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक हमने x प्लस 1 माना है, तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 माना है। क्यों माना है, क्योंकि इसने कहा है 3 लगातार पूर्णांक। लगातार कैसे आएगी बच्चों, लगातार कैसे आता है, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि 1 से लेकर 10 तक लगातार गिनती बोलो, तो कैसे बोलोगे आप, 1 2 3। ये क्यों बोला आपने, क्योंकि आपने 1 को पकड़ा, 1 को पकड़ के अब जस्ट आप हर बार संख्या में 1 जोड़ते जाओगे और गिनती बनाते जाओगे। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1। तो यहाँ हमने x माना, पहला पूर्णांक तो x प्लस 1, दूसरा पूर्णांक x प्लस 2, तीसरा पूर्णांक, ऐसे काम करेगा इस पे। तो लगातार अब इनको क्रमशः 2 3 व 4 से गुणा करना है। क्रमशः का बच्चों मतलब होता है क्रम से आने वाला,
क्रमशः का अर्थ क्या होता है? क्रम से आने वाला। तो क्रम से क्या आ रहा है? पहले क्या आ रहा है क्रम से? x फिर h प्लस 1 और फिर h प्लस 2। तो इनको क्या करते हैं? पहली संख्या को किससे गुणा करवा रहा है? 2 से। किससे गुणा करवा रहा है? 2 से। गुणा। दूसरी संख्या को किससे गुणा करवा रहा है? 3 से। गुणा। तीसरी संख्या को किससे गुणा करवा रहा है? 4 से। मतलब गुणा। 4। ऐसा पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक और तीसरा पूर्णांक कैसे आ गया? अब आगे क्या काम करवा रहा है? गुणा करने पर योग किया। पहले तो इनको गुणा कर दिया और फिर क्या कर दिया? योग। भाई ये जो 2, 3 और 4 है ना, इनको इन पूर्णांकों से गुणा कर दिया और गुणा करने के बाद जो भी हमारे पास आया उसको क्या किया हमने? जोड़ा। जोड़ने पे कितना प्राप्त हुआ? 74। तो x गुणा 2, इसको हमने x को 2 से गुणा किया, कितना आया? x को 2 से गुणा किया, कितना आया? 2x। फिर क्या करना है? आगे योग ही तो करना है ना। दूसरा पूर्णांक कितना है? x प्लस 1 गुणा 3। x प्लस 1 को 3 से गुणा किया, कितना आया? 3x प्लस 3। 4 कैसे आएगा बच्चों? गुणा करना है। बाहर वाले कोष्टक के बाहर वाली संख्या को अंदर वाली संख्या से बारी बारी से गुणा करना रहेगा। पहले किससे करेंगे? x से कितना आया? 3x। फिर किससे करेंगे? 1 से कितना आया? 3। ऐसे ही आगे वाली संख्या को भी गुणा करेंगे। x प्लस 2 को 4 से गुणा किया, कितना आया? 4x प्लस 8। ये काम हमने साथ के साथ ही कर दिया है योग करने वाला। इनको अगर मैं आपको ऐसे भी लिखता ना कि जैसे यहाँ पे मैं 2x लिख देता, यहाँ पे मैं 3x प्लस 3 लिख देता और यहाँ पे मैं 4x प्लस 8 लिख देता, तो भी आप एक एक चीज उठा के यहाँ जोड़ में तो लिखते ना, जोड़ में लिखते ना। और इनका जोड़, इनका योग कितना आ रहा है? कह रखा है उसने कि 74 आ रहा है। सजाती को जोड़ दो रे बच्चों। 2x 3x और 4x, सब में तीनों में एक ही चर है, जोड़ दो। 2 और 3 और 4 कितने हो गए? 2 में 3 जोड़ा कितने हैं? 5 और 4 कितना x हो गया? 9x प्लस इधर कितना बचा था? 8। इधर इधर बेटा 3 बच रहा ना, 3 बच रहा है, दिख ही नहीं रहा क्या? इधर 3 और यहाँ पे कितना हो गया? बराबर 9x की टांग तो पकड़ लेंगे क्योंकि इसके साथ चर पद है, तो चर पद ज्ञात करने के लिए 9x को साथ में लेना पड़ेगा। पहले इधर 74 लिखा, माइनस 11 कितना आया? 9x बराबर 74 में से 11 निकालो। 4 में से 1 गया तो 3, 7 में से 1 गया तो 6। x का मान कितना आ गया? 7। x का मान कितना आया? अभी 63/9 7 कहां से आएगा? पता लगागा। पता लगा क्या आपको कि 63/9 7 कहां से आ गया? करना क्या था आगे? x का मान ज्ञात करना था, तो x के गुणांक में 9 लगा हुआ है, 9 गुणा में लगा हुआ, तो पक्षांतरण करने पे किस में जाएगा? तो 63/9 भाग में लग गया ना ताकि, और 9 का भाग 63 में लगाया, कितने बार गया? 7 बार। तो x का मान क्या आ रहा है? 7। अब अगर x का मान 7 आ रहा है तो पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा? पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा? 2 गुणा x का मान कितना है? 7, यानी कि 14 पहला पूर्णांक आ गया। दूसरा पूर्णांक क्या होगा? 3 प्लस 7, 3 गुणा 7 प्लस 3। अब पहले गुणा होगा या जोड़ होगा? बोर्डमास के नियम के अनुसार पहले गुणा होता है, तो 7 किया 21, 21 और 3, दूसरा पूर्णांक क्या आ गया? 24। अब यहाँ आते हैं हम 4x प्लस 8, 4 गुणा 7 प्लस 8, x का मान तो लगाएंगे ना यहाँ पे। 7 चौके 28, 28 प्लस 8 कितना हो गया? कितना हो गया? 28 प्लस 8, 8 और 8 16, 2 1 3 36 हो गया ना। पहला पूर्णांक क्या आ गया? 14। दूसरा पूर्णांक क्या आ गया? 24 और तीसरा पूर्णांक 36। जोड़ो देखिए तीनों को, 74 आ रहा है। 14 और 24, 4 और 4 8, 8 और इधर 2 और 1 3, 38। तो ये हो गया 38 और 38, 38 गुना 38 करो, देखिए कितना होता है? 38 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा? 38 को 2 से गुणा किया 76 नहीं आता क्या? गुणा पाड़े नहीं आते हैं, 36 को कर दे, कोई बात नहीं। 38 और 36 को जोड़ ले, 74 ही आएगा। ये ले, तो इससे हमें पता लगता है कि ये सवाल हमारा सही है और हमने इसका सही से उत्तर निकाल लिया है। स्क्रीनशॉट
खींच ले। अगला सवाल है बच्चों, समीक्षा और मोहित की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। दोनों की आयु का योग कितना हो जाता है? 56 वर्ष हो जाता है। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए दोनों की। तो समीक्षा और मोहित की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 5:7। अगर मैं समीक्षा की उम्र पूछूं तो कितनी हो जाएगी? समीक्षा की आयु कितनी होगी? समीक्षा की आयु कितनी मान लेंगे हम? x तो हमने आयु मान ली थी और 5 को हमने साथ में गुणा किया क्योंकि इसका आयु का अनुपात कितना है? 5 है। इसलिए समीक्षा की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 5x। तो मोहित की आयु कितनी होगी? 7x मोहित की आयु बराबर 7x बराबर 7x। ये तो इन दोनों की क्या है? वर्तमान की आयु है। वर्तमान मतलब जो अभी है, अभी की आयु है, मतलब अभी जो चल रही है इनकी आयु। समीक्षा की वर्तमान आयु है 5x। वर्तमान लिख देंगे यहाँ पे। समीक्षा की वर्तमान आयु कितनी है? 5x। मोहित की वर्तमान आयु कितनी है? 7x। अब इसने हमें कंडीशन दी है, एक शर्त दी है कि 4 वर्ष बाद आयु का योग कितना हो जाएगा? 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद मतलब अगर मैं बोलूं कि समीक्षा की आयु 4 वर्ष बाद कितनी होगी तो आप क्या बताओगे? अभी वर्तमान आयु कितनी है? 5x। तो 4 वर्ष बाद पूछूं तो कितनी हो जाएगी? 9 बेटा 9 कैसे हो जाएगी? चर और अचर पद तो जुड़ते ही नहीं है। बेटा गुणा भी कैसे होंगे? कैसे लिखना रहेगा? समीक्षा की वर्तमान आयु 5x है। 4 वर्ष बाद इसकी आयु 5x में कितना जोड़ेंगे? 4 ही तो जोड़ेंगे ना, तो ये इसकी आयु होगी ना 5x प्लस 4। ये किसकी आयु होगी? समीक्षा की आयु। मोहित की आयु कितनी होगी 4 वर्ष बाद में? 7x + 4। 4 वर्ष बाद में हो जाएगी आयु 7x + 4 है। अब हमारे पास मान समीकरण लायक आ गया रे। अब क्या करेंगे? समीक्षा की आयु और मोहित की आयु का योग कितना है? 56 वर्ष। कितने वर्ष बाद की आयु का? 4 वर्ष बाद की आयु का। 4 वर्ष बाद समीक्षा की आयु होगी 5x + 4। मोहित की आयु होगी 7x + 4। तो 5x + 4 + 7x + 4 इन दोनों का योग कितना है? 56 वर्ष है बेटा, यही तो दे रखा है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी है? 4 वर्ष बाद समीक्षा का आयु कितनी है? 5x + 4। मोहित की आयु कितनी है? 7x + और इनकी दोनों की आयु का योग कितना है? 56 वर्ष। मैंने योग के फॉर्मेट में तो लिखा है इनको 5x + 4 और 7x + 4 बीच में जोड़ का चिन्ह। सजाते को टेप 2 मिला दो मीटर, कितना आएगा? सजाते को आपने जोड़ा कितना आया? 12x। 5x और 7x कितना आ गया? 12x + 8 बराबर 56। इधर करेंगे आगे तो 12x की तो टांगली पकड़ लेंगे हम 56 और इधर -8। -8। तो 12x बराबर 56 में से 8 गए तो कितने बचे? 48। x का मान हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 48 में किसका भाग लगाएंगे? 12। कितनी बार गया? 4 बार। बेटा पहाड़ी याद कर लेना वरना धुनाई होगी दोनों की। सभी बच्चे पिटेंगे मेरे हाथों से क्योंकि तुम्हें पहाड़ी भी नहीं आ रहे हैं। x बराबर कितना आ जाएगा? 4। x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। x का मान अगर 4 आ गया है तो समीक्षा और मोहित की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? पहले तो ये बताओ मुझे। समीक्षा की आयु कितनी मानी थी? 5x। मोहित की आयु 7 × 4। तो 5 × 4 अनुपात 7 × 4। यहाँ तो कितना आ गया? 20 और यहाँ कितना आ गया? 28। तो समीक्षा की आयु तो कितनी होगी? 20 वर्ष और मोहित की कितनी होगी? 28 वर्ष। आ गया ना ऐसे। और अगर हमें वो ये पूछे कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु ज्ञात कीजिए तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी होगी?
20 में कितना ऐड कर देंगे? 4 24 20 में 4 ऐड किया कितना आ गया? और 28 में 4 ऐड किया कितना आ गया? 32 32 ये लो हो गया सवाल कंप्लीट। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना हो रहा था? 56 वर्ष हो रहा था ना। देखिए 24 और 32 को जोड़ो कितना आएगा? 4 वर्ष बाद समीक्षा की आयु कितनी है? 24 वर्ष। और 4 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी है मोहित की? 32 वर्ष। तो 24 और 32 को जोड़ा कितना आया? 56 वर्ष। तो आ गया। मजे ही मजे, उत्तर सही मैच हो रहा है, समझ में आ रहा है। अगर मजाक ना करूं तो खुद हंस लिया करो, मुझे तो नहीं आना था हंसा, समझ रहे हो। स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं बोला था, आपने ले लिया, आप समझदार हो। बीत गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। इसको ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करना रहेगा आपको, बालक और बालिकाओं का अनुपात किस में मान लेंगे? संख्या क्या मान लेंगे? 7x और 5x। बालकों को तो कितना मान लिया? 7x और बालिकाओं को 5x। क्यों माना बालकों को 7x? क्योंकि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है? 8 अधिक है। 8 अधिक है तो सीधी सी बात है कि बालकों की संख्या ज्यादा होगी, बालिकाओं की संख्या कम होगी। तो बालक तभी तो ज्यादा होंगे ना बालिकाओं से, 8 ज्यादा है ना। 8 ज्यादा है तो इस बात को हम इस प्रकार से समझे कि बालकों की संख्या माइनस बालिकाओं की संख्या बराबर कितना? 8। बालकों की संख्या माइनस बालिकाओं की संख्या बराबर 8। ये हमारे पास समीकरण बनेगा। बालकों की संख्या कितनी है? 7x। बालिका की संख्या 5x। तो 7x माइनस 5x बराबर 8। सीधा सीधा उत्तर आ रहा है। 7x माइनस 5x बराबर 8। तो क्या आएगा? 7x माइनस 5x बराबर 8। x का मान कितना आ गया? 7x माइनस 5x कितना बचा? 2x बराबर 7 में से 5 गया कितना बचा? 2। 2x बराबर 8। तो x का मान कितना आ गया? 4। अगर x का मान 4 आ गया तो अनुपात इनका ज्ञात करेंगे। बालकों की संख्या कितनी थी? 7x। तो 7 गुना 4 कितने हो गए बालक की? 28। और बालिकाएं कितनी होगी? 5 गुना 4 कितनी होगी? 20। तो 28 में से 20 गए तो कितने बचे? 8। ये लो हो गया सवाल। वेरी गुड।